नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। और जिस तरीके से प्रत्येक दिन हम लोग 15 प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं, उसी तरह से आज भी 15 प्रश्नोत्तरी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज 12 सितंबर हो चुका है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड एनटीए ने जारी नहीं किया। कई लोगों का बार बार प्रश्न पूछते हैं लोग, मैसेज आता रहता है। तो मैं उनको बता दूं, जो परीक्षा एनटीए 13 तारीख को कराने वाली थी, एक परीक्षा थी उसकी, तो उसका एडमिट कार्ड उसने 10 को जारी किया। मेडिकल का कोई था 3 दिन पहले। तो ठीक उसी तरीके से अगर वही एक उदाहरण ले लिया जाए, क्योंकि कई लोगों ने फ़ोन भी किया है एनटीए को, तो उधर से यही जवाब आता है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो 16 को पेपर है, आज 12 है। अगर आज शाम तक आ गया तो ठीक है, अगर कल तक एडमिट कार्ड नहीं आता है तो इसका मतलब कि परीक्षा वो पोस्टपोन करेंगे। खैर देखते हैं, अभी जहाँ तक बात धैर्य की है तो 2 दिन और देखते हैं, आज और कल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 15 प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक वीडियो को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि अगर आप इन प्रश्नों को करते तो आपके कितने सही हो सकते थे। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में सर्ग को समय कहा जाता है। पृथ्वीराज रासों में रेवा तट 28वां सर्ग है या समय है। पृथ्वीराज रासों में कुल समय की संख्या 69 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा माने गए 7 प्रमाणिक समय में रेवा तट नहीं है। तो इनमें से असत्य विकल्प होगा आपका बी, क्योंकि पृथ्वीराज रासों में जो रेवा तट है वो 28वां समय नहीं है, बल्कि वो है 27वां। आपके पाठ्यक्रम में है तो इसे आप कहीं लिख लें। पृथ्वीराज रासों में रेवा तट 27वां सर्ग है। प्रश्न संख्या 2 देखें। रेवा तट कविता में पृथ्वीराज और महमूद गजनबी के बीच युद्धों का वर्णन है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वीराज रासों सुख सुखी संवाद से प्रारंभ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासों चंद्रवरदाई की रचना है। तो इनमें से गलत विकल्प कौन सा होगा आपको बता दें, पहला ही विकल्प गलत है, क्योंकि रेवा तट कविता में रेवा नदी के किनारे पृथ्वीराज और महमूद गजनबी नहीं है, बल्कि मोहम्मद गौरी के बीच युद्धों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 3 देखें। सीलवंत सबसे बड़ा, सब रतन की खानी, 3 लोक की संपदा, रही सील में आनी। उपरोक्त पद किसका है? बिहारी, कबीर, रहीम, तुलसी। अब जब ऐसा पद आता है तो ज़्यादातर लोग इन पदों को देखकर, जहाँ 3 लोक की संपदा, रही सील में आनी, ज़्यादातर लोग तुलसीदास पे जाते हैं, लेकिन नहीं। समस्त विश्व की कल्पना एक करने की जो बात की है वो यहाँ पर कबीर ने की है। सभी धर्मों का खंडन किया है, सभी धार्मिक जो पाखंड उनका खंडन किया है, और साथ ही साथ सभी को एक साथ लेकर चलने की भी बात उन्होंने की है। तो यह पंक्ति किसकी है? कबीर की है। सीलवंत सबसे बड़ा, सर्वरतन की खानी, 3 लोक की संपदा, रही सील में आनी। प्रश्न संख्या 4। मोहम्मद कबी जो प्रेम का, न तन रकत न मास, जिह मुख देखा ते हंसा, सुना तो आए आंसू। उपरोक्त पद किसका है? अब यहाँ पर जैसे ही मोहम्मद लिखा मिलता है, वैसे कई लोग नूर मोहम्मद की बात करते हैं कि नूर मोहम्मद होगा, लेकिन नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में प्रारंभ में ही ये पंक्ति कही गई है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत की यह पंक्ति है। अब पद्मावत मतलब ये मत सोच लीजिएगा केवल नागमती वियोग खंड से ही पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नागमती वियोग खंड तो आपके पाठ्यक्रम में है ही है, साथ ही साथ पद्मावत से और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, उन्हें भी पूछा जा सकता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना का प्रकाशन वर्ष बाद का है? तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका वैदेही वनवास। उत्तर होगा डी, क्योंकि प्रिय प्रवास 1914 है, 13 से 14 के बीच। चुभते चौपदे 32 में है। पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940। प्रश्न संख्या 6। हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में प्रिय कौन है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कृष्ण प्रिय हैं, क्योंकि कृष्ण इसमें प्रिय प्रवास में आप जानते ही हैं
कि कृष्ण के मथुरा गमन यानी प्रवास और उनके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। यशोदा की भी बात करें, थोड़ा सा यहाँ विस्तृत चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। यशोदा की अगर बात करें तो वो इस तरीके से याद करती हैं उनकी क्या व्यथा है कृष्ण के जाने के बाद कि प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये पंक्तियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी भी गई हैं। प्रिय प्रवास के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है, प्रश्न संख्या 7 देखें। इसमें कृष्ण ब्रह्म के रूप में नहीं, महापुरुष के रूप में दिखाए गए हैं। राधा में व्यथा की गंभीरता नहीं, विरह की विकलता है। आज्ञा भूलूं न प्रियतम की, विश्व में काम आऊं, प्रिय प्रवास की पंक्ति है। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग संध्या वर्णन से प्रारंभ होता है। अब इनमें से असत्य विकल्प कौन सा है? आप लोगों को समय भी दे रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर ये प्रश्न होता, इस तरीके का प्रश्न मिल जाए तो आप कर पाते या नहीं। प्रिय प्रवास में कृष्ण ब्रह्म के रूप में नहीं, महापुरुष रूप में है। राधा में व्यथा की गंभीरता नहीं, विरह की विकलता है। आज्ञा भूलूं ना प्रियतम की, विश्व के काम आऊं, प्रिय प्रवास की पंक्ति है। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग संध्या वर्णन से प्रारंभ होता है। चलिए अब मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। सही उत्तर होगा यहाँ पर बी असत्य है, क्योंकि प्रिय प्रवास में राधा में विरह की विकलता नहीं है बल्कि व्यथा की गंभीरता है। और यहाँ पर लिखा है व्यथा की गंभीरता नहीं है, विरह की विकलता है। तो व्यथा की गंभीरता नहीं है जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि व्यथा की गंभीरता है और विरह की विकलता नहीं है। तो यहाँ पर बी होगा। रही बात जहाँ डी विकल्प की, तो प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग संध्या वर्णन से प्रारंभ होता है। तो आप जानते ही हैं कि दिवस का अवसान समीप था, पहली पंक्ति यहीं से है। तो पहला सर्ग संध्या वर्णन से होता है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अगर दूसरे सर्ग की बात करें, कुल सर्गों की संख्या 17 है, आप तो जानते ही हैं। तो इसका क्रम 17 सर्ग में कुछ इस प्रकार से है। पहला तो संध्या वर्णन से हो गया, दूसरा गोकुलवासियों का कृष्ण के विरह होने पर उनका व्यथित होना दिखाया गया है। तीसरे में नंद की व्याकुलता, यशोदा की कृष्ण की कुशलता के लिए मनौतियों की बात की गई है, वर्णन किया गया है। चौथे में आप देखें तो राधा का सौंदर्य चित्रण है। पांचवें सर्ग में देखें तो गोकुल का विरह, माता यशोदा की व्यथा, राधा की व्यथा का वर्णन किया गया है। वहीं छठे सर्ग में देखें तो कृष्ण यशोदा का वर्णन है। सातवें सर्ग में देखें तो नंद जी जब मथुरा जाते हैं, मथुरा से लौट कर आते हैं, तो यशोदा जी कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछती हैं, उनका हाल चाल लेती हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। वहीं आठवें सर्ग में देखेंगे तो गोकुलवासियों का कृष्ण के साथ बिताए पल का वर्णन है। सर्ग 9 में देखेंगे तो कृष्ण का गोकुल की याद में खोए होना दिखाया गया है। सर्ग 10 में देखेंगे, 11 में देखेंगे तो इन सब में उद्धव प्रसंग है। तो इस तरीके से कुछ दिया गया है सारे सर्गों में। अंतिम सर्ग जो दिखाया गया है 17वां सर्ग, वह विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है। इसमें जो 17वां सर्ग है, अंतिम सर्ग, उसमें बताया गया है कि विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है। तो इस तरीके से 17 सर्ग में चीज़ें बताई गई हैं। प्रश्न संख्या 8 देखें। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध किसका है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। किसका है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो ये निबंध है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसी रचना से प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त ने 1912 ईस्वी में साकेत की रचना की और साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है और आप पढ़ते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम से संबंधित होने के नाते मैंने यहाँ पर कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध पूछा है। प्रश्न संख्या 9 देखें। निम्न में से कौन सी पंक्ति साकेत की नहीं है? अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान।
भक्त नहीं जाते कहीं आते हैं भगवान। तो इस तरीके से जो पंक्तियाँ दी गई, इनमें से कौन सी पंक्ति साकेत की नहीं है? आपके पास सोचने का समय है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न इन 15 प्रश्नों में से आते थे। डी उत्तर होगा, भक्त नहीं जाते कहीं आते हैं भगवान। ये पंक्ति यशोधरा की है, ये पंक्ति यशोधरा रचना की है, साकेत की ना होकर यशोधरा की है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10, सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्ट अंधेरा दिखा दूर गई वह छाया। उपरोक्त पद किस रचना की है? तो ये प्रश्न संख्या जो 10 है, इसमें प्रिय प्रवास भी दिया गया, साकेत भी दिया गया, जूही की कली भी दी गई, यशोधरा भी दिया गया। तो सही उत्तर होगा यशोधरा। जब गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं, राहुल को पास में छोड़ देते हैं, तो राहुल भी रहता है, यशोधरा भी रहती हैं। जब आँख खुलती है तो देखती हैं कि वहाँ पर बुद्ध नहीं है, और ये उन्होंने तभी कहा कि सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की छाया और झुलसी दृष्ट अंधेरा दिखा दूर गई वह छाया। दूर गई वह छाया, कौन सी छाया, किसकी बात की जा रही है? तो गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 11 देखें, कामायनी के इड़ा सर्ग के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? यह सर्ग अंतर्द्वंद प्रधान सर्ग है। इड़ा के सौंदर्य को देखकर मनु की निराशा दूर हो गई। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इस सर्ग में देवासुर संग्राम का वर्णन है। काम की साप ध्वनि इड़ा को स्वप्न में सुनाई पड़ती है। तो अब इनमें से असत्य विकल्प कौन सा होगा? प्रश्न बहुत ही साधारण है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। बस सोचने की क्षमता अगर आपकी अच्छी है तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत आराम से आप कर लेंगे परीक्षा में। कामायनी में जो इड़ा सर्ग है, यह सर्ग अंतर्द्वंद प्रधान सर्ग है, सही है। इड़ा के सौंदर्य को देखकर मनु की निराशा दूर होती है, सही है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, सही है। इस सर्ग में देवासुर संग्राम है, सही है। लेकिन डी आपका सही नहीं है, असत्य विकल्प डी होगा, क्योंकि काम की साप ध्वनि इड़ा को स्वप्न में सुनाई पड़ती है, गलत है। क्योंकि काम की साप की ध्वनि मनु को सुनाई पड़ती है, ना कि इड़ा को। क्योंकि काम ने जो साप दिया था वो किसको दिया था? मनु को दिया था। काम ने जो अभिशाप मनु और उनकी दृष्टि के लिए दिया, वह आज फलीभूत होता दिख रहा है। तो इड़ा को नहीं सुनाई पड़ रहा है, बल्कि मनु को सुनाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 12, निराला की कविता जागो फिर एक बार में, जब मेषमाता के बच्चे को कोई छीन लेता है तो मेषमाता तप्त आंसू बहाती है, क्यों? यहाँ पर प्रश्न है क्यों। निराला की कविता जागो फिर एक बार, जो कि 1921 में प्रकाशित हुई, मेषमाता तप्त आंसू क्यों बहाती है? छूट रहा था बीच में तो मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि मेषमाता का बच्चा जब कोई छीन लेता है उससे तो तप्त आंसू बहाती है। क्यों बहाती है? क्योंकि वो मेष है, क्योंकि वो निर्बल है जन्म पर, क्योंकि छीनने का कारण पता नहीं है, छीनने का कारण पता है इसलिए रोती है? नहीं, यहाँ पर उत्तर होगा बी। जब मेषमाता के बच्चे को कोई छीन लेता है तो मेषमाता तप्त आंसू बहाती है, क्योंकि वो निर्बल है और वो अपने जन्म पर रोती है। वो निर्बल है और अपने जन्म पर रोती है। पंक्तियाँ अगर जागो फिर एक बार की आपको याद होंगी, अगर कविता याद होगी तो बहुत आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पंक्तियाँ सुना देता हूँ जहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। कहा जाता है कि अगर सिंघनी है, सिंघनी के बच्चे को अगर कोई पकड़ लेता है तो सिंघनी उस पर वार कर देती है। वो निर्बल नहीं, वो वार कर देती है और उसे घायल भी कर सकती है, उसे मार भी सकती है। लेकिन वहीं अगर मेषमाता के बच्चे को कोई पकड़ ले तो मेषमाता आंसू बहाती है, तप्त आंसू रोती है। इसके लिए पंक्ति है, आप एक बार ध्यान दीजिए। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वो रहते प्राण रे जान। एक मेषमाता ही रहती है निर्मेष दुर्बल वह, छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। तो अगर पंक्तियां आपको याद हैं तो प्रश्न बहुत आराम से आप कर सकते हैं। जागो फिर एक बार कविता में भारतीयों को किसका रूप कहा गया है? शिव, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु।
अब आप सोचेंगे कि ऐसा प्रश्न कहाँ से आ गया, तो जब आपको कविता याद होगी तो आप आराम से कर लेंगे। ब्रह्मा सही उत्तर होगा, 13 का बी ब्रह्मा। अब पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। तुम हो मानो तुम सदा हो महान, तुम हो मानो तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्मा हो तुम। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। तो अगर आप पढ़ लेंगे पूरी पंक्तियां तो आपको इस तरीके से प्रश्न जो आएंगे उन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे की कविता कितनी नाव में कितने बार में, नाव किसका प्रतीक है? प्रश्न संख्या 14। कितनी नावों में कितने बार में, नाव किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, जीवन को आगे बढ़ाने का साधन है। तो सही उत्तर होगा सी, ज्ञान प्राप्ति का साधन। प्रश्न संख्या 15। यह दीप अकेला कविता में दीप कैसा है? ईर्ष्या और घृणा से भरा है, पाप से भरा है, स्नेह और गर्व से भरा है, दुख और सुख दोनों से भरा है। अब यहाँ पर आपको बताना है प्रश्न संख्या 15 में सही उत्तर होगा स्नेह और गर्व से भरा। पंक्ति अगर आपको याद होगी तो बहुत आराम से आपको पता हो जाएगा। यह दीप स्नेह और गर्व से भरा है, इसलिए वो मदमाता है। इस पूर्णता के बोध ने उसे अकेला कर दिया है। अकेला होकर कोई कितना भी पूर्ण और समृद्ध हो जाए वो सार्थक नहीं हो सकता है। इसीलिए अज्ञे जी कहते भी हैं कि इस दीप को भी पंक्ति में शामिल कर दिया जाए, इससे इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपने यह प्रश्न देखा। प्रश्न संख्या 16 देखें। यह दीप अकेला कविता में दीपक के प्रतीक के लिए किसे नहीं चुना गया है? इसका मतलब इनमें से 3 को चुना गया है लेकिन एक को नहीं चुना गया। दीपक के प्रतीक के रूप में किसे किसे लिया गया है? तो किसे किसे लिया गया है? तो 3 को किसी को लिया गया और एक नहीं लिया गया जो इस विकल्प में है, जनता, पनडुब्बी, समिधा, प्राण। अगर पंक्तियाँ आपको पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, प्राण। यह दीप अकेला कविता आज ही आप उठाइए और देखिए पढ़कर। वहाँ पर दीपक के प्रतीक के लिए जनता भी प्रतीक के रूप में ली गई, पनडुब्बी भी ली गई और समिधा, हवन की जो यज्ञ की लकड़ी होती है उसे कहा गया है, तो समिधा भी ली गई है। लेकिन प्राण यहाँ पर कविता में दीपक के प्रतीक के रूप में नहीं लिया गया है। तो ये 16 प्रश्न थे। आप ज़रूर पढ़िए, मेहनत करिए। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर आप लोग ज़रूर बताएं। अभी तो हमारा 3 दिन और बचा है, 3 दिन और फ्री आपको क्लासेज मिलेंगे। उसके बाद फिर हमारा नया बैच 25 सितंबर से प्रारंभ होगा। और जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए करना चाहते हैं वो भी 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 तारीख से फ़ीस जमा करके पूरे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग ऐसे ही 15 प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करें। जहाँ कोई समस्या हो आप व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।